बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, कितना इजी क्वेश्चन है। कहते हैं कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, जो है टोटल परसेंटेज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। अब जो डायामीटर है ना वो हम कहते हैं कि रेडियस का हाफ होता है, तो इसको हम पाई इन टू जो है वो, अब रेडियस पुट करोगे तो वो आपका डी स्क्वेयर ओवर 4 हो जाएगा। अब वो जो 4 है वो आप इस कांस्टेंट के नीचे लगा दें। इसका मतलब है परसेंटेज अनसर्टेनिटी चाहे आप रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करो, चाहे आप जो है वो डायमीटर यानी ये जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है रेडियस के साथ भी, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस, या पावर फैक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डायमीटर। एक ही बात है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर जो है वो आपका कौन सा बनना था, डेल्टा आंसर बनना था। तो जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का जो है वो आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये अगर वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इसको बोलेंगे, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो डेट इज सर्कुलर फॉर्म में एरिया ऑफ होता है। इस वजह से इसमें आंसर जो है वो आपका कौन सा बनना था, डेल्टा आंसर बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है जी। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसने कहा कि ऐसे यूनिट्स कितनी टाइप के हैं। तो टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ यूनिट जो है वो 2 नहीं है, यहाँ 2 मैंने लिखा भी नहीं हुआ, क्या है 3 है। तो समटाइम्स कंफ्यूज होके बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर 7 दे देते हैं। वो 7 जो है वो आपकी क्या है, क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं। तो जो बिल्डअप किया गया सिस्टम वो काइंड्स जो है वो 3 है। कौन कौन सी तरह देखें, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये 3 काइंड्स के जो है वो आम यूनिट्स हैं सिस्टम इंटरनेशनल में। इसलिए आंसर 7 नहीं था, आंसर कौन था डेल्टा। जिनका आंसर 7 है उनको मेरी तरफ से जो है वो 11 तोपों की सलामी। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर जो है। सो दैट इज वेरी सिंपल, जो है आंसर इसमें क्या आना चाहिए, बीटा आंसर आना चाहिए। अब कैसे आना चाहिए, हाउ मेनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर, तो 1 मीटर। अब इसको हमें 1 मीटर को नैनोमीटर में लिखना है, तो बड़ा सिंपल है जी। आप इसको 10 रेज टू पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 रेज टू पावर 9 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपके पास ये 1 ही रहा, आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से डिवाइड कर दिया। अब ये जो है वो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर 9, जबकि ये वाला जो है वो 10 रेज टू पावर 9 ऊपर जाके बन जाएगा 10 रेज टू पावर -9। ये इंटू मीटर हो गया, ठीक है। अब ये जो है इसको आप नैनो लिख सकते हो, सो हम ही लिख सकते हैं इसको 10 रेज टू पावर 9 नैनोमीटर। सो 1 मीटर जो है कैन बी रिटन इन नैनोमीटर। कैसे जी, 10 स्क्वायर 9 जो है वो आपके पास आंसर यानी बीटा आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डेट इज आल्सो वेरी वेरी इजी जी। इसमें 1 टेरा टू गीगा जो आपने प्रीफिक्सेस जो है वो लर्न करने हैं अच्छे से, और आई होप सो कि आप इजीली जो है उसमें आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो इसमें जो है वो आंसर क्या आएगा, चार्ली। इसमें आई डोंट सी को समझाने वाली खास बात नहीं, प्रीफिक्सेस आप अच्छे से जो है वो सारे लर्न करेंगे। जो आपकी बुक में गिवन है, एक प्रीफिक्स आपकी बुक में नहीं गिवन, डेका। डेका होता है 10⁻², बाकी सारे ही गिवन है। तो उसमें पॉजिटिव पावर्स के साथ, नेगेटिव पावर्स के साथ जो आपने उसको सारे लर्न करने हैं प्रीफिक्स। इसमें चार्ली आंसर बनता है। नेक्स्ट गैमा, गैमा का यूनिट पूछा हुआ। गैमा बेसिकली मोलर स्पेसिफिक रेशो होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट टू मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, क्योंकि इट इज द रेशो ऑफ बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। तो जब भी रेशो ऑफ सेम टू क्वांटिटीज हो उसका यूनिट कोई नहीं होता। इसमें आंसर कौन सा है, डेल्टा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 60, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो हीट में जो है वो कह रहा परसेंटेज एरर बतानी है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। H इज इक्वल टू करंट के ऊपर चूंकि स्क्वेयर है तो वो 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द क्या आ जाएगा, करंट, और साथ जो है बाकी ऐड होनी है ना, मल्टीप्लिकेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती है, प्लस जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टेंस, और प्लस जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द टाइम। तो ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है, और इसमें करंट की वैल्यू जो है वो आपको 3% गिवन है। तो 3 2 6, 6 + 4 + 6 टोटल कितना आ जाएगा, 16 आंसर इसमें आएगा। तो आई होप सो कि ये भी सबका करेक्ट होना चाहिए, चार्ली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 7 जो है ये भी सिंपल है। आपको 2 ही फॉर्मूले बताए थे,
एवरेज स्पीड फाइंड कर वेलोसिटी फाइंड करने के, जो कि आपके स्पेशल केसेस थे। अगर डिस्टेंसेस सेम हो, तो यहाँ देखो डिस्टेंस सेम है, हाफ डिस्टेंस जो है विद v1 कह रहा है और रिमेनिंग डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस विद v2। इसका मतलब है ये बोला कौन सा केस है जिसमें डिस्टेंस सेम होते थे, और अगर s1 इज इक्वल टू s2 होता था तो हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, v1 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 और प्लस v2, तो डेल्टा आंसर है। अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो फिर जो है वो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर हम ये वाला फॉर्मूला बीटा वाला यूज करते हैं। तो इसमें आंसर जो है आपका कौन सा है, डेल्टा है। नेक्स्ट जो है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सिंपल है जी। एंगल ऑफ ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट सच दैट प्रोड्यूसेस ओनली एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड, आंसर इज 90। ये मैंने सारे केसेस आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक बॉडी मूव कर रही है और आप मूव करती हुई बॉडी यानी कि मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर दोगे किसी भी मूविंग बॉडी के, अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तो दैट ओनली चेंजेस इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो उसकी जो स्पीड है वो सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। तो इसलिए जो है वो कहता है सच दैट इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रहेगी लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसकी एग्जांपल सर्कुलर पाथ में मूविंग बॉडी भी है, उसमें देखो जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ जो है पाथ के पार्टिकल्स को बेंड करती है, स्पीड जो है उसकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो है उसका एंगल भी जो है वो क्या होता था, वेलोसिटी वाले वेक्टर के साथ जो है वो 90 एंगल होता था। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मैंने ये वाले भी स्पेशल केसेस करवाए हैं, आपको ये वाला भी करवाया हुआ है। तो इसमें आंसर जो है वो आपका कौन सा बनना चाहिए था, 90 यानी डेल्टा। नेक्स्ट भी जो है वो क्वेश्चन इजी है जिसमें हमने करना क्या है, टॉर्क फाइंड करना है और रूलर 1 मीटर पिवटेड कह रहा है। आपने जस्ट जो है उसमें वैल्यू पुट करनी थी, यू विल गेट द आंसर। ये कपलिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम कहते हैं वन फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। कपल आर्म कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन ये बनी थी, थीटा के एडजेसेंट साइन होता है, तो इसको हमें कहना था एल साइन थीटा। तो यहाँ पर जो टॉर्क क्या बनना है, कपलिंग टॉर्क वन फोर्स मल्टीप्लाई बाय कपल आर्म। तो कपल आर्म यहाँ जो है वो एल साइन थीटा लेंगे। अब दोनों में से कोई एक फोर्स लेनी है तो वो कितनी है, 20, और लेंथ जो है वो हमें कितनी बताई हुई है, 1 मीटर। साइन जो है वो हमें क्या लेना है, 60। तो अब आई हो सो कि अब तक जो है वो आपने अल्लाह अल्लाह करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो है वो तो शायद लर्न कर ली हो। तो यहाँ साइन 60 लेना है, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 20 इंटू साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर जो है वो 10 स्क्वायर रूट 3 न्यूटन मीटर जो है वो बनना चाहिए। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा, बीटा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 एंड दैट इज आल्सो सो सिंपल। इसमें मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया हुआ है। जो है वो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड जो है s इज इक्वल टू पी आई टी, ये वाला वैसे भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, डिस्टेंस ही फाइंड करना है ना हमें, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। वी आई तो कहता है यूनिफॉर्म है तो तार इनिशियल और फाइनल सेम ही होगी, तो ये 12 दी हुई है। 12 इंटू टाइम, टाइम कितना बताया वो आपको, 10 सेकेंड। सो ये आपके पास 10 आ जाएगा, प्लस हाफ जी की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, 10 ही होती है। डाउनवर्ड जो डिसेंट का मतलब डाउनवर्ड, तो अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ही होगा ना जी, तो ये 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। ये इससे आप कैंसिल आउट कर दें, 5 आ गया। यहाँ से आपके पास बनेगा 120, ठीक है, और ये वाला बनेगा 500। तो टोटल जो आपका आंसर है वो आपका, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो आंसर जो है वो 610 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड जो है, अगर वो यहाँ कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन द 10 सेकंड, तो फिर हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें चूंकि उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है 10 सेकंड्स में, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 11, दैट इज आल्सो सो सिंपल। इसमें जो हाफ कर्व ऊपर है हाफ कर्व नीचे है, ये पॉजिटिव डिस्टेंस को शो करेगा, क्योंकि हमें पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। तो ये वाला जो ऊपर वाला ये वाला है ये पॉजिटिव डिस्टेंस को शो करेगा, ये वाला नेगेटिव डिस्टेंस को शो करेगा। क्योंकि कर्व बिल्कुल इक्वल है तो जितना पॉजिटिव डिस्टेंस है उतना ही नेगेटिव डिस्टेंस होगा, इसलिए आपका आंसर अल्फा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें आंसर जो है वो आंसर अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और डेट इज आल्सो सो सिंपल। हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन भी एक पढ़ा हुआ है, एंगल फॉल शॉर्ट आर एक्सीडेड बाय 45। 45 पे जो है वो रेंज मैक्सिमम होती है, तो 45 से प्लस जितना करेंगे या 45 से इतना ही माइनस करेंगे तो वहां पर रेंजेस इक्वल होती हैं। अगर इफ यू रिमेंबर आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन भी लर्न किया हुआ है, तो रेंज इक्वल रहेगी तो आंसर इज 1:1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है जी, द मोमेंटम ऑफ द इंक्रीज जो है वो, तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम जो है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया 10, टाइम कितना दिया हुआ 1 सेकंड, 10/1 10 ही हो जाएगा। तो आंसर आपका अल्फा यानी 10 न्यूटन आंसर बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें कहता है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन फोर्स जो है। सो आप देखें कि हमारे पास पहला अगर देखें ए वाला, तो इसकी रेंज मिनिमम क्या बनेगी 0 और मैक्सिमम रेंज जो है वो कितनी बनेगी 2 न्यूटन। देखे ना 1 - 1 और 1 + 1, इसमें जो है वो मिनिमम रेंज जो है 3 - 1 कितनी बनेगी 2 न्यूटन और मैक्सिमम जो है वो कितनी बनेगी 4 न्यूटन। ठीक है, इसमें रेंज क्या बनेगी 4 - 2 2 न्यूटन और मैक्सिमम रेंज जो है उसकी इस ऑप्शन की क्या बनेगी 6 न्यूटन। अब रेंज का मतलब ये है कि ये 1 और 1 न्यूटन फोर्सेस 0 से लेकर 2 न्यूटन तक जो है हमें रिजल्टेंट दे सकती हैं। 1 और 3 न्यूटन जो है हमें 2 से लेकर 4 न्यूटन तक जो है रिजल्टेंट दे सकती हैं, 2 से कम नहीं और 4 से ज्यादा नहीं। और ये भी जो है वो हमें 2 से लेकर 4 6 न्यूटन तक जो है वो दे सकते हैं। इसका मतलब आंसर जो है आपका ऑल ऑफ दीज बनेगा, डेल्टा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं बिकॉज जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आई होप सो वो तो सारे स्टूडेंट बड़ा इजीली सॉल्व कर लेते हैं, हमको इस तरह के क्वेश्चन में जल्दी कर जाते हैं और जल्दबाजी में 1 + 1 2 न्यूटन कर जाते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आंसर जो है वो सिंपली आपका डेल्टा था। ये भी एरिया अंडर द कर्व ही हमें देखना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वर्क डन आता है, इसमें 2 वर्क डन आपके एरिया अंडर द कर्व फाइंड करोगे तो पॉजिटिव आएंगे और 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव। सो इसमें देखें 10 से 15, ये बेस आपकी बनी 5, हाइट इसकी है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 50, तो ये आपका +50 बनेगा एरिया, ये वाला भी +50 बनेगा। ठीक है, और नीचे वाला जो है वो -50 बनेगा। इसका मतलब है कि टोटल नेट वर्क डन जो है अगर आप देखें तो ये वाला 50 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो नेट वर्क डन जो आपका बनेगा यहाँ पर वो +50 बनेगा जूल। सो नेट हमें देखना था तो आंसर जो है आपका कौन सा आ जाएगा, अल्फा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है डेट इज आल्सो सो सिंपल, चूंकि हमें पता है कि जो ओवरटर्न का मतलब है जो है वो सेंटीपिटल ऑफ एक्सेलरेशन कह लें, सेंटीपिटल फोर्स कह लें, वही बैंकिंग ऑफ रोड में हमें हेल्प करती है टर्न लेने के लिए। तो जो कि सेंटीपिटल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्पीड का स्क्वायर। तो अगर आप स्पीड डबल कर देते हो तो सेंटीपिटल फोर्स जो है वो टेंडेंसी उसी को बोल रहा है, वो 4 टाइम्स हो जाएगी यानी क्वार्टर बिल्ड हो जाएगी। इसमें आंसर जो है आपका चार्ली आंसर आना चाहिए। 17 जो है गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, स्पेसिफिक हीट जो है इसके लिए क्या होती है 0, जो कि हमने पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट जो है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो क्या होती है 0 होती है। और उसकी रीजन क्या है कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, नो हीट एंटर्स आर लीव द सिस्टम, तो इसमें Q0 होता है। और अगर Q0 होगा तो इसका मतलब है डेल्टा Q भी 0 होगा, और इसमें हम जो है वो आंसर कहेंगे Cp जो है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, वो भी 0 ही आएगी। सो स्पेसिफिक हीट जो है वो आपके एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 0 होती है, जबकि आइसोथर्मल के लिए जो है वो इन्फिनिटी होती है। एक दफा मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ। आप कहते होते थे Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से जो C जो है स्पेसिफिक हीट वो हो जाएगी Q ओवर जो है एन डेल्टा टी।
अच्छा, अब इसमें जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, तो क्यू जीरो होगा तो स्पेसिफिक हीट जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें जिसमें डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो नीचे जीरो आना था, यहाँ पे डिवाइडेड बाय जीरो जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आइसोथर्मल होता तो फिर आपका आंसर जो है वो क्या आना था, इनफाइनाइट आंसर आना था। तो इसमें आंसर आपका जो है वो कौन सा बनेगा जी, अल्फा, क्योंकि एडियाबैटिक पूछा है। अगर आइसोथर्मल पूछ रहा होता फिर आंसर चार्ली बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हाँ जी, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है जी 18। 18 जो है इसमें कहता है जी एम इज क्यू और आर एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमें पता ऑलवेज क्या होता है, जीरो। तो इसमें आंसर सिंपल है जी, चार्ली आंसर है। ये क्वेश्चन भी आप देखो, नंबर ऑफ टाइम आप लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो अब जब कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड हम आपको करवा चुके हैं, आवर्स हैंड की आप कर चुके हैं, अब उसने रेशो पूछ लिया है। रेशो लेने के लिए खास बात ये है कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो मिनट्स हैंड की जो एंगुलर स्पीड है वो आपकी बनेगी मिनट हैंड की। अब एक मिनट्स हैंड 1 आवर में एक चक्कर कंप्लीट करती है ना, यानी 60 मिनट्स में, तो मैं कहूँगा उसको 2 पाई, ठीक है, ओवर 1। लेकिन यूनिट जो है मैं इसका लिखूंगा रेडियन पर आवर। अब मैं मिनट की बजाय ना इसको रेडियन पर आवर ले रहा हूँ, जो कि यूनिट सेम होना चाहिए। अब आर्स हैंड जो है उसका उसका जो बनता है ओमेगा इज इक्वल टू, वो बनता है 2 पाई ओवर, अब आवर्स हैंड ने टोटल चक्कर कंप्लीट करना है 12 आवर्स में, तो ओवर 12 जो है रेडियन पर आवर। तो अब देखें यूनिट दोनों के हमने सेम रखे हैं, तो अब इजीली रेशो ले सकते हो, दोनों की रेशो लेंगे तो आंसर जो है वो 12:1 आएगा। नेक्स्ट जो है जी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें जो जस्ट रिलेशनशिप भी बताना था वो अगर आपको पता है तो रीअरेंज करके, जो आपने जियो स्टेशनरी रेडियस पढ़ा था, तो उसमें जो है वो टी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था, बल्कि आर से स्टार्ट कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू हमने पढ़ा था उसको जी, जी एम टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई। लेकिन ऊपर पावर इसकी कितनी थी, 3। अब यहाँ से आपने टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड यहाँ से निकालोगे, रीअरेंज करें तो आपके पास ये आएगा। 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो उसने डायरेक्ट डायरेक्शन निकाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो है रीअरेंज करने के बाद चार्ली बनता है। तो यहाँ से देखें ना, टी स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब ओवर जी एम, ठीक है। अब चूंकि आपके पास जो है वो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो टाइम स्क्वेयर जो है या टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो है वो आर क्यूब ओवर जो है वो जी एम हो जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा बनता है जी, चार्ली आंसर बनता है। ये वाला क्वेश्चन जस्ट कॉमन सेंस का था। कॉमन सेंस तो माशाल्लाह आप सब में कूट कूट के भरी हुई, अल्लाह खैर करेगा जी। इसमें देखें जियो स्टेशनरी की हाइट जो है वो हमें पता है कितनी होती है, जियो स्टेशनरी हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ जो है, अगर आपको याद हो तो हम उसका लिए ना जियो स्टेशनरी रेडियस जो फाइंड करते थे, वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितना होता है जी, 4.23 इंटू 10⁻⁴ जो है वो 7 मीटर, ठीक है। ये आप उसको यूं याद करते रहे हो, 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास टोटल हाइट है। इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर देखें तो इसका मतलब है आपने इसको 6400 से डिवाइड करना है, 6400 किलोमीटर से, ठीक है। ये किलोमीटर टू किलोमीटर से वैसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप जो है वो यहाँ पर बाकी अगर देखें तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए या मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, चूंकि मुझे नियर बाय आंसर निकालना है ना, तो मैं इसको 4000 कर लेता हूँ, इसको 6000 कर लेता हूँ। तो अब देखें कि 4 अगर मैं इसको करता हूँ, इसके पास है 10⁻⁴ जीरो, तो ये 2 जीरो तो वैसे इसके साथ चले जाएंगे, तो आपके पास ये रह गया 423 डिवाइडेड बाय जो है 64। मैं कह रहा था इसको आसान करने के लिए मैं इसको ऊपर वाले को कह देता हूँ 400, ठीक है, और नीचे वाले को मैं कह देता हूँ 60, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो कि इसका राउंड अबाउट आंसर जरा गौर से देखें,
तो वो कितना आता है 7 के राउंड आता है। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर रेडियस आंसर निकालेंगे तो आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, चार्ली। तो देखें विद इन अ मिनट आपने जो है वो डिसाइड करना है, वहाँ कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाना, टाइम को मैनेज करना है। आप 1 घंटा लगा के इसको डेसिमल में लेके जाएं और आंसर कैलकुलेट करें, इट्स नॉट अ वाइज डिसीजन। तो आपने क्या करना है, यू मस्ट जो है हैव टू सेव योर टाइम, और विद इन मिनट जो है वो आपने इसका आंसर, इस तरह के आंसर जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर है जी आपका 22, दैट इज आल्सो सो सिंपल, जो कि हमें ओरिजिनल इक्वेशन का पता है। ओरिजिनल इक्वेशन होती है आपके पास x इज y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा डी, ठीक है। तो अब देखें इसका मतलब है कि यहाँ एम्पलीट्यूड्स की उसने जो है वो हमें बताई हुई है, रेशो पूछी हुई है। तो ये एम्पलीट्यूड है, यहाँ 10 एम्पलीट्यूड है, यहाँ 25 एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब है आपने रेशो लेनी है 10:25। तो आपका आंसर सीधा सीधा जो है वो 2:5 आ जाना है। जस्ट आपने ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना था। तो कंपैरिजन से देखें तो यहाँ 10 है, ये एम्पलीट्यूड, यहाँ 25 है, तो 10:25, यहाँ आंसर आपका इजीली आ जाएगा 2:5। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 23, अ सिस्टम एग्जिबिटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बताया था कि इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट मस्ट हैव इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। इनर्शिया जो है उसको जो है वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ लेके जाने में हेल्प करेगा, वो अपनी मोशन को सस्टेन करने की कोशिश करेगा, और इलास्टिसिटी से वो बॉडी जो है वो एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आएगी। सो इट इज द रीजन कि वो बार बार अपनी मोशन को रिपीट करेगी। तो दोनों का होना जरूरी है, तो चार्ली आंसर है। 24 वाला डेट इज आल्सो सो सिंपल जी, उसमें हमने बार बार ये किया हुआ, पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ, स्पीड ऑफ पेंडुलम हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब स्पीड का जो है वो फॉर्मूला जो है, इंस्टेंटेनियस जो फॉर्मूला आप कह लें, वो हमने पढ़ा हुआ है एक्स नॉट, आपने इसको पढ़ा होगा जी, इनटू 1 - एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। इसको आप ओमेगा भी कह सकते हैं, एक्स नॉट, यहाँ ओमेगा भी आएगा, ठीक है, एक्स नॉट ओमेगा। अच्छा, अब ये है हमारे पास फॉर्मूला। इस एक्स नॉट ओमेगा को लेट्स से कि मैं इधर ऐसे ही लिख लेते हैं। अब एम्पलीट्यूड कितना बताया हुआ है, एम्पलीट्यूड आपको बताया उसने a/2, यानी x/2, ठीक है। तो x नॉट बाई टू कह लें इसको। तो 1 - x की जगह हम लिखेंगे x नॉट डिवाइडेड बाई 2, इसका कर लें स्क्वेयर, इधर भी आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वेयर, एक्स नॉट स्क्वेयर, एक्स नॉट स्क्वेयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है जी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 - 1/4, और 1 - 1/4 कितना होता है, 3/4। अगर आप इसको एक्स नॉट स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 1/2 का होल स्क्वेयर जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, यानी 1/4। तो 1 - 1/4 क्या होता है, 3/4। ये आपके पास आंसर आ गया। अब एक्स नॉट को यहाँ पर वो एम्पलीट्यूड को ए बोल रहा है, एम्पलीट्यूड को वो ए बोल रहा है, तो मैं एम्पलीट्यूड की जगह ए पुट कर दूंगा। ओमेगा जो है वो हमें पता है, ओमेगा को हम क्या लिखते होते थे, अगर आपको याद हो, तो ओमेगा जो है वो हम 2π/t लिखते होते हैं। ओमेगा लिखते होते थे 2π/t, ठीक है जी। और अब ये √3/4 है, तो ये √3/2 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है उसका स्क्वायर रूट जो है वो उसे कैंसिल आउट कर देगा। तो अब जरा गौर करें कि 2 जो है वो 2 से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाना है। तो अगर 2 से आप कैंसिल आउट कर देते हो, ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आंसर जो है वो यहाँ आपका अल्फा आंसर बनेगा। तो सिंपल है जी, आपने हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के ऊपर स्पीड बतानी थी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला जो है वो आपने यहाँ यूज करना है। यहाँ एक्स नॉट ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ उसने पुट की है, और कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखें, अगर हम उसने सिर्फ आपको जो है वो कंफ्यूज करने के लिए जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी है 2π/t, सो आप जस्ट यहाँ पर आंसर के साथ ओमेगा की वैल्यू जो है पुट कर दें, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें ये तो मैक्सिमम स्पीड पूछी है, तो सबको पता है एक्स नॉट ओमेगा होता है, और उसने एक्स नॉट को यहाँ ए कहा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड आपकी एक्स नॉट ओमेगा होती है और मीन पोजीशन पे होती है, तो एक्स नॉट की जगह वो एम्पलीट्यूड यानी ये लिख रहा है, तो आंसर चार्ली है।
26 एट व्हाट डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स जी होती है। कभी भी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ग्रेटर हो ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। तो ऐसा नहीं हो सकता कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से ज्यादा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर यहाँ पर क्या आना है, नॉट पॉसिबल। 27 जी, ये भी सिंपल है। इसमें आप देखें कि टोटल एनर्जी जो होती थी, टोटल एनर्जी ऑफ एक बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अगर एम्पलीट्यूड 3-4 करेंगे, इसका मतलब है आप 3/4 का होल स्क्वायर करोगे, तो एनर्जी जो है वो आपकी 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 9/16 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। सो बहुत इजी पेपर था, एवरेज पेपर बना हुआ है, बेस्ट पेपर कह सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए। 28 जी, 28 में देखें तो डाउनवर्ड की तरफ वो कह रहा है कि जी हो रही है इसमें अपवर्ड, सॉरी कह रहा है अपवर्ड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था t इज इक्वल टू अपवर्ड के लिए 2 पाई अंडर रूट l ओवर अपवर्ड के लिए a प्लस जी या g प्लस ए कर लें, g माइनस ए, g प्लस ए। अच्छा अब देखो अपवर्ड जो है वो g/4 कह रहा है, तो g प्लस g/4 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 4/5g। तो अब इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट l ओवर, अब एक्सलेशन दिया हुआ है आपको g/4, तो g प्लस g/4 कितना हो जाएगा 5/4g। अब चूंकि ये जो है वो ये डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 4/5 स्क्वायर रूट, तो 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जब 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपका ये बन जाएगा 2/√5। अब ये वाला 2 कहीं कैंसिल नहीं आपने कर देना है, ये वाला 2 जो है वो फॉर्मूले का पार्ट है, तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये वाला 2 को नहीं आपने छेड़ना, तो ये तो इधर इसके साथ ही आएगा 2 पाई अंडर रूट जो है वो l/g। ठीक है, तो ये ओरिजिनल टाइम पीरियड के इक्वल है, इसलिए आपका आंसर जो है कौन सा बनेगा, बीटा वाला आंसर बनेगा। और नेक्स्ट 29 इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। 2450 मेगाहर्ट्ज होती है और वेवलेंथ जो है वो कितनी होती है 12 सेंटीमीटर। 30 वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसमें था कि क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो ये जो P और Q वाले पॉइंट्स है ना, ये आपको कहाँ गिवन है, ये टाइम एक्सेस के ऊपर गिवन है, ये टाइम एक्सेस के ऊपर गिवन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ वेव कंप्लीट हो रही है ना, तो ये हाफ टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करेगी। अगर यही वाले पॉइंट P और Q जो वेव के ऊपर गिवन होते, मतलब ये वाले लेट्स से के वेव के ऊपर यहाँ पर इस तरह गिवन होते, फिर हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द जो है वो इसको रिप्रेजेंट करिए वेवलेंथ को। ठीक है, तो फिर आंसर अल्फा दे सकते हैं। इसमें आंसर चूंकि वो पॉइंट टाइम एक्सेस के ऊपर गिवन है, इसलिए टाइम के लिहाज से आंसर देना है, तो डेल्टा आंसर होगा। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन जो है इसमें भी सिंपल है। आपको पता है कि यहाँ पर जो कह रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 1 मीटर, वेव फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज हो, तो आपने ना वेव वेलोसिटी बतानी है। अब v जो है वो हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, एफ लैम्डा के। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब लैम्डा यहाँ पर जो है वो क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है 120 हर्ट्ज है। तो दो पॉइंट्स जो है वो जिनके दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो 1 मीटर हो और 90 का फेज डिफरेंस हो, वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें, ये मीन पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट। अब मीन से एक्सट्रीम जो फेज डिफरेंस है इसको कहते हो 0, इसको कहते हो π/2 या 90। इसका मतलब है इनमें जो है वो कितना डिफरेंस है, 90 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि 0 से इधर p/2 यानी π/2 तक जो है वो आपकी जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ का कितने टाइम बढ़ेगा, 1/4 टाइम्स। तो ये डिस्टेंस आपको गिवन है 1 मीटर, तो ये फेज टर्म है, यानी कि 90 जो है वो λ/4 को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्ट भी आपको मैंने सिखाया हुआ है। 180 जो है वो रिप्रेजेंट करता है λ/2 को, तो 90 जो है वो λ/4 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है इनडायरेक्टली आपको यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कितनी बताई हुई है, 4 मीटर, ये आपको 4 मीटर बताई हुई है। तो फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज बताई हुई है, तो 120
मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। लैम्डा कितना आ गया जी हमारे पास 4, तो आपका आंसर जो है वो 480 बनेगा और यूनिट जो है वो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो इसमें आपका आंसर जो है वो बीटा बन जाएगा 31 का। हम बात कर रहे थे जो 32 वाला क्वेश्चन है, डेट इज सिंपल वन जी। इसमें पूछा गया है कि अगर जो है वो आपको एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशनशिप डेवलप करना हो, जो कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होती है। अब अगर एम्पलीट्यूड की रेशियो पूछी है तो इसका मतलब है आप इसको यूं कर लेंगे, एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इंटेंसिटीज की रेशियो अगर 1:16 गिवन है तो जाहिर है एम्पलीट्यूड की जो रेशियो है वो 1:4 होगी। तो इसमें जो आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा, चार्ली आंसर बनेगा। सो ओवरऑल देखेंगे इसमें सिंपल सिंपल से जो है आपके, अगर आप देखो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। 33 वाला भी अगर आप देखें तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपका। क्यों? क्योंकि ओपन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रेशो आपको बता दी। ओपन ऑर्गन जो पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स है एज कम्पेयर टू क्लोज ऑर्गन पाइप। तो इनकी जो रेशो है वो 1/2 या 2/1 बनती है। ठीक है। तो ओपन पाइप की जो, ओपन पाइप जो है वो हम कहते हैं रिचर इन हार्मोनिक। तो अब इसको अब 2 से जस्ट मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ से 512 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1024। तो डायरेक्ट आंसर यानी अल्फा आंसर बनेगा यहाँ पर 34 थी। 34 में उसने कहा क्या, सोर्स ऑफ साउंड जो है 450 साइकिल्स पर सेकंड इज मूविंग टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और उसमें आपको स्पीड गिवन है। और ये आपने जस्ट क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सोर्स का साउंड जो है टूवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर जा रहा है, तो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यू एस इनटू एफ। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। अब v जो है आपको स्पीड ऑफ क्या है साउंड, वो दी हुई है 340। ठीक है जी, तो इसको आप कर लेंगे 340 डिवाइडेड बाय जो है, अगर आप और करें तो 340 माइनस 34 माइनस 34, तो ये जो है वो आपके पास बन गया इनटू इनटू आपके पास जो है वो तो कितनी बताइए 450 साइकिल्स पर सेकंड। अच्छा, अब इसको अब आपने वाइजली सॉल्व करना था और आंसर जो है वो, चूंकि इसमें 50-50 का गैप अगर देखें तो 410 है, ये 500 है, 500 से 550 है, 450 है। सो अब देखिए 450 को आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ने बढ़ना है, क्योंकि सोर्स का साउंड मूव कर रहा है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। 410 भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से कम नहीं होगी, ज्यादा ही होगी। तो अल्फा और डेल्टा तो हो नहीं सकते। अब रह गया या आंसर चार्ली होगा या आंसर क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो इनमें से हमें तो 50 का गैप है, तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको देखें वाइजली, अगर हम और करें तो इसको हम जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कह लेंगे मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन यूज करके मैं आंसर इजीली प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अगर देखो तो ऊपर है 340, नीचे अगर मैं 340 में से 34 माइनस करता हूँ तो आपके पास जो है वो आ जाएगा, अगर आप देखें तो 306 आपके पास आएगा आंसर, 306। सही है ना जी। सो मल्टीप्लाई बाय जो है वो 450। अब देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि ये 340 ओवर 306 है। तो अगर मैं ऊपर वाले को 350 कह देता हूँ, नीचे जो है वो इसको मैं 300 कर देता हूँ, तो आपका राउंड अबाउट जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो आपका 500 अप्रोक्सीमेटली इसके राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा। सो इट मीन्स के आंसर जो है वो आपका कौन सा बनना है, चार्ली आंसर बनना है। किस तरह से आप डिसाइड करते हो कि आंसर, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन में नो नीड टू कैलकुलेट इन डेसिमल प्लेसेस, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जैसे देखो मैं इसको जल्दी में सॉल्व करने के लिए इसको 350 ओवर 300 करता हूँ, तो 350 ओवर 300, 350 ओवर 300, मैं 306 को 300 लिख रहा हूँ, उसको 50 कर रहा हूँ। तो अब देखें कि यहाँ पर ये जीरो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये बन गया ऊपर 7, नीचे आ गया 5। अब 7/5 जो है वो कितना आएगा 1.4। तो 1.4 को अगर मैं 450 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब है कि आपका आंसर राउंड अबाउट क्या आ जाना है, 4 जो है वो 500 के आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है जिसमें
क्वेश्चन नंबर 35। ये नंबर ऑफ टाइम अब हम सॉल्व कर चुके हैं ग्रेटिंग एलिमेंट वाला क्वेश्चन 5009 पर सेंटीमीटर। और ग्रेटिंग एलिमेंट आपको पता है डी जो है वो नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ होती थी, तो ये लेंथ जो कि सेंटीमीटर में गिवन है, तो 10 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 5000। ठीक है जी, तो 1/5 जो है वो कितना होता है, 0.2 होता है। आप उसको 0.2 लिख लें इंटू 10 रेज टू पावर जो है वो, ये माइनस है ऊपर जाके, सॉरी प्लस है ऊपर जाके माइनस होगा, तो -5। इसको आप जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻6 भी लिख सकते हो, तो इसका आंसर अल्फा या 2 माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं। तो ग्रेटिंग एलिमेंट आपका 2 माइक्रोमीटर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो उसकी वेवलेंथ आपको गिवन है। स्लिट जो है वो 1 मिलीमीटर अपार्ट कह रहा है। द सेपरेशन फ्रॉम ब्राइट लाइन ऑफ द इंटरफेस पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे। देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरह का आएगा जिसमें फॉर्मूला यूज करना है तो फौरन से पैरामीटर डिसाइड करेंगे। लैम्डा है, ये जो है स्लिट सेपरेशन डी है, ये एल है। पूछा क्या है, पूछा ये है कि आपने द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस ऑन द सेपरेशन ऑफ ब्राइट लाइंस का मतलब है आपने डेल्टा वाई की वैल्यू बतानी है, फ्रिंज स्पेसिंग बतानी है। तो सिंपल जो है फॉर्मूला डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम लैम्डा एल ओवर जो है वो एम तो यहाँ चाहिए नहीं, सिंपल लैम्डा एल ओवर डी हो जाएगा, लैम्डा एल ओवर डी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब लैम्डा जो है वो आपका है 5 इंटू 10⁻⁻7। लेंथ जो है वो 2 कह रहा है, डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर। तो 1 मिली कितना होता है, 10⁻³ को कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आप जरा गौर करें, ये जो आपका है 5 2 जार क्या हो जाएगा 10, और ऊपर जो है वो बचेगा माइक्रो यानी 10⁻⁻6 बचेगा, नीचे है 10⁻⁻3। इसका मतलब है आपका आंसर भी जो है वो 10⁻⁻3 आएगा। तो 10⁻⁻3 को आप 1 मिली मीटर भी कह सकते हैं। तो आंसर देखें आपका बीटा आएगा। ठीक है, तो समटाइम्स जो है वो गैस करने की जरूरत नहीं होती है, आंसर को आपको सॉल्व करने की जरूरत होती है। तो उसको सॉल्व करने के बाद ही आपने डिसाइड करना है कि आंसर जो है वो क्या आएगा। 37 जी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, के ओवर आर एन ए होता है ये फॉर्मूला जो है इसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है। और इसमें जो है वो जो कांस्टेंट्स हैं उसका एक सेपरेट से पेज बना के शॉर्ट लिस्टिंग में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, उनकी वैल्यूज आप लर्न करेंगे ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन जब आए तो गलती ना हो। 38 जो है दैट इज आल्सो यंग कैपेसिटी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। और इसमें देखें तो हमारे पास स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन को डी बोलेंगे। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो लैम्डा है। विद फ्रिंज विड्थ जो है ऑन स्क्रीन इज 4 मिलीमीटर, यानी ये डेल्टा वाई आपको वैल्यू बताई हुई है। पूछा क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट्स एंड स्क्रीन के दरमियान डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एल। सो यहाँ भी क्वेश्चन उसी तरह से है, लेकिन आपने फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। इसमें हमें जो है वो कैपिटल एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा वाई जो है वो आपको गिवन है 4 मिलीमीटर यानी 10⁻³ हो जाएगा। लैम्डा जो है वो हमें 4 इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ है। लेंथ हमें फाइंड करनी है। डी जो है वो स्लिट सेपरेशन 0.1 मिलीमीटर है, तो 0.1 मिलीमीटर को मैं 10⁻⁻4 भी लिख सकता हूँ। अब आपने यहाँ से कैंसिल आउट करना, जरा देखें 4 4 से कैंसिल आउट, ये 10⁻³ है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ भी 10⁻³ रह जाएगा, 10⁻³ -3 से भी कैंसिल हो, तो यहाँ आपका आंसर जो है वो 1 आ जाना है। इसका मतलब आंसर आपका 1 मीटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें लास्ट सेकंड लास्ट जो है, हमें पता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर दो डिफरेंट गैसेस भी क्यों ना हो, अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो उनकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था रूट मीन स्पेस भी डिफरेंट होती है। इसमें आंसर जो है आपका चार्ली है, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर सेम है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगी। और द लास्ट वन जो है 40, इसमें भी पता आपको कि अगर आपका प्रोसेस जो है, चूंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो इज अ स्टेट फंक्शन, जब ए से बी जाएंगे, चाहे आप पाथ 1 को यूज कर रहे हैं पाथ 2 को यूज कर रहे हैं,
तो जो इंटरनल एनर्जी है इंडिपेंडेंट आपका पाथ फॉलोड होती है, इस वजह से आपका आंसर जो है वो बीटा आंसर आएगा। ठीक है, सो इट्स ऑल ओवर जो है अबाउट द डिस्कशन। आई होप सो कि आपके जो है वो मैक्सिमम मार्क्स होंगे। मार्क्स शेयर करें साथ, और जो क्वेश्चंस आप पूछना चाह रहे हैं वो इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे।